Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. आज हमारा काम क्वेश्चन नंबर 4 पे है, चैप्टर 5, और इसमें अगेन हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। क्वेश्चन आपको यकीनन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एज यूजुअल हम क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं और पूरी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन, दिया गया डेटा, उसको ज़हन-नशीं करते हैं ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे स्किप ना हो जाए। सो आइए देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अर्राफे कंपनी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. Its inventories at the beginning and at the end of accounting year are as under: finished goods, work in process और materials की opening और closing जनवरी 1 और दिसंबर 31 की वैल्यूज इन्वेंट्रीज की दी गई हैं। Following are other data relating to its manufacturing operations during the year. Purchases of raw materials की जो परचेजेस की गई हैं उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। टोटल पेरोल 1,20,000 दिया गया। याद रखिए, पेरोल बेसिकली फैक्ट्री में काम करने वाले हर तरह के मुलाजमीन के मुआवजों पर मुश्तमिल एक अकाउंट हुआ करता है। और मैं अभी से आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि पेरोल कंट्रोल अकाउंट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कहीं भी यूज नहीं होगा। इवन इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी कहीं भी यूज नहीं होगा। ये उसने जस्ट 1,20,000 पूरी फैक्ट्री के टोटल पेरोल्स जो दे दिए हैं, जबकि हम इनको अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स में यूज किया करते हैं। यानी डायरेक्ट लेबर को हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में लिखा करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर को फिर हम एफएच में लिखा करते हैं, एडवांस सैलरीज और सेल सैलरीज को हम इनकम स्टेटमेंट में लिखा करते हैं। मगर इन तमाम अकाउंट्स पर मुश्तमिल एक ही कंबाइंड और कंट्रोल अकाउंट जो है वो टोटल पेरोल कहलाता है। लिहाजा इसकी वजाहत मैंने इसलिए की है कि आप इस अकाउंट को कहीं भी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज, सुपरिंटेंडेंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स परचेज एंड यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, repair and maintenance, factory taxes, tools, expenses, miscellaneous factory overhead cost, insurance, fire and other insurance, depreciation of building, depreciation of equipment, employees provident fund contribution. 90% factory, 6% selling and 4% administrative expenses. Predetermined overhead rate 60% of direct labor cost. Requirement is from the foregoing information, prepare cost of goods manufactured and sold statement. On the statement, the cost at normal should be indicated with adjustment of over or under applied overhead. Dear students, इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे खास बात है वो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की बात है। सो हम जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। चूंकि आपने देखा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अप्लाइड एफओएच के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एक्चुअल एफओएच के साथ अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाइड और एक्चुअल दोनों वैल्यूज एफओएच की दी गई थी। हमने पहले अप्लाइड के साथ अटेम्प्ट करके फिर हमने एडजस्टमेंट वेरिएंस की क्वेश्चन नंबर 3 में की और उसको सीखा हमने किस तरह की जाती है। यहां पे भी बेसिकली अप्लाइड रेट भी दिया गया है एफओएच का और एक्चुअल एफओएच की वैल्यूज भी दी गई हैं, लेकिन इसमें एक और इशू को एड्रेस किया गया है जिसपे गुफ्तगू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वो है प्रोविडेंट फंड। यू मस्ट रिमेंबर कि प्रोविडेंट फंड इज अ कंपल्सरी सेविंग ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो हुआ करता है किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाहों में से एक डिडक्शन किया करता है जिसको एम्प्लॉयर की तरफ से होने वाली इस डिडक्शन को प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। ये बेसिकली वेलफेयर फंड है एम्प्लॉयज के लिए और इस इंटेंशन के साथ इसकी डिडक्शन की जाती है
कि जब हर महीने उसकी तनख्वाह से इस अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा तो उतना ही एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये अमाउंट उस एम्प्लॉय के अकाउंट में महफूज कर ली जाएगी। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक एम्प्लॉय की तनख्वाह 1 लाख रुपया है। अब उसकी 1 लाख रुपए की सैलरी पर अगर 5% डिडक्शन होती है तो मीन्स 5,000 रुपया हर महीने उसकी तनख्वाह में से डिडक्ट किया गया। 5,000 की जब डिडक्शन की गई तो 5,000 ही एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दी। 5,000 प्लस 5,000 कम्स टू 10,000। एम्प्लॉय की अमाउंट 10,000 बन गई। उसके अकाउंट में प्रोविडेंट फंड की अमाउंट 10,000 आ गई। 1 साल बाद ये अमाउंट 1,20,000 रुपया हो गई। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की तादाद कई सौ नहीं बल्कि कई हजार एम्प्लॉयज पे मुश्तमिल हुआ करती है। तो फिर एम्प्लॉयर इस अमाउंट को आइडल कैश के तौर पे नहीं छोड़ते, वो ये डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन की गई अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर दिया करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे आने वाले प्रॉफिट को भी प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर हम देखें जो एग्जांपल हमने ली है कि जनाब एक महीने का 1,000 और एक महीने का 10,000 किया था। 5,000 डिडक्शन, 5,000 कंट्रीब्यूशन, एक महीने का 10,000, एक साल का 1,20,000। और अगर उस पे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट भी आ जाए तो यू में से अराउंड 1,50,000। और अगर उस एम्प्लॉय ने 20 साल नौकरी की है और 20 इयर्स के बाद वो वहां से जा रहा है तो आफ्टर 20 इयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000 ये अराउंड 30 लाख रुपए बनता है। इट्स अ हैंडसम अमाउंट जो कि एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त, कंपनी छोड़ते वक्त जो है अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। ये तो बात हो गई प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स की और इसका इंट्रोडक्शन और इसकी वजाहत के प्रोविडेंट फंड क्या होता है। अब हम देख ही रहे हैं कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है वो एम्प्लॉयर का एक्सपेंस होता है और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन सिर्फ डायरेक्ट लेबर के लिए नहीं दी, सिर्फ इनडायरेक्ट लेबर के लिए नहीं दी। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन एडमिन स्टाफ के लिए भी दी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए भी दी है। ओके, अब आपने ये बात याद रखनी है कि एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के लिए देता है ये उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है और इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एफओएच के अंदर शामिल किया जाता है। मैं अपने जुमले को दोहरा रहा हूं, आप अच्छे तरीके से इसको ज़हननशीं फरमा लीजिए। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर इन दोनों के लिए एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है वो एम्प्लॉयर का इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है और वो एफओएच के एक्सपेंसेस की लिस्ट में आया करता है। और एडमिन स्टाफ के लिए एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की हेडिंग के तहत लिखा जाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है उसको सेलिंग ओवरहेड की हेडिंग के तहत रिपोर्ट किया जाता है। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के नाम से 14,000 की अमाउंट क्वेश्चन में दी गई है और आगे इसकी डिटेल्स बताई गई हैं। 90% फैक्ट्री, 6% सेलिंग एंड 4% एडमिनिस्ट्रेटिव। मींस के 14,000 में से 90% डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के लिए दी गई कंट्रीब्यूशन है जिसको एफओएच का हिस्सा होना है और 6% सेलिंग ओवरहेड में जाना है, 4% एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाना है जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, अब जब आपने ये अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ली तो अगली लाइन क्वेश्चन में लिखी है प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट मींस एब्जॉर्प्शन रेट, एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट। आज मैंने 2 इस्तिलाहें आपके सामने रखी जिनको हम इससे पहले अप्लाइड एफओएच कहते रहे। प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट और अप्लाइड एफओएच रेट, ये सारी एक ही बातें हैं जी। 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, इस पे मजीद डिटेल से बात करेंगे जब हम एफओएच के चैप्टर में जाएंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 10। ये मैंने क्वेश्चन की डिटेल्स आपके सामने रख दी हैं
अब हम इसको अटेम्प्ट करने की तरफ जाएंगे और इसके सोल्यूशन को देखेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की डिटेल्स को देख लेने के बाद अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं और एज यूजुअल हम उसी फॉर्मेट में काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हमने किया था। 3 लाइनों की हेडिंग, अल राफिक कंपनी लिमिटेड पहली लाइन में, दूसरी लाइन में कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, और तीसरी लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2021। और वही स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहेगा। पहली हेडिंग लिखी जाएगी कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, के कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड कैसे मालूम करनी है हमने। जो डेटा क्वेश्चन में अवेलेबल है उसके मुताबिक हम सबसे पहले लिखते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो वैल्यू दी गई है 2,50,000। इसमें हम ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स की ऐड करेंगे 12,000, इट कम्स टू 2,62,000। इट इज कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया करते हैं जो क्वेश्चन में मौजूद है 8,000, तो लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 8,000, तो आंसर कम्स टू 2,54,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का पहला कंपोनेंट हमें हासिल हो गया। देन हम इसमें दूसरा कंपोनेंट ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का, दैट इज डायरेक्ट लेबर कास्ट, और ये अमूमी तौर पे क्वेश्चन में दी गई होती है। सम टाइम आपको खुद से कैलकुलेट करने को भी कहा जाता है, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन 95,000, तो 95,000 ऐड करेंगे इसमें, तो ये प्राइम कास्ट बन जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल्स consumed plus direct labor cost is equal to prime cost. This is 3,49,000. अब इसमें हम जानते हैं कि हमें क्वेश्चन में अप्लाइड रेट भी दे रखा हो, अगर एफओएच का एक्चुअल एफओएच की डिटेल्स भी दे रखी हो, तो मैंने बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, आप पहले अप्लाइड एफओएच के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट एप्लीकेशन रेट हमें दिया गया है, वो हम अप्लाई करेंगे। 95,000 की लेबर है, इसका 60% 57,000 बनता है, और इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कास्ट 4,06,000 बन गई। इसके लिए हम लिखेंगे एट नॉर्मल। व्हाट इज द रीजन, क्यों लिखेंगे एट नॉर्मल? ये इंडिकेटर है जो बताएगा कि इस टोटल फैक्ट्री कास्ट के अंदर एफओएच का अप्लाइड रेट यूज हुआ है। अब अगला स्टेप, आप जानते हो कि टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की ऐड किया करते हैं। 25,000 वैल्यू ओपनिंग इन्वेंट्री की दी गई है, उसको हम ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 4,31,000। इसको हम लिखेंगे कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, या इसको लिखेंगे कास्ट ऑफ टोटल वर्क इन प्रोसेस। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस की माइनस की जाएगी और ये आंसर बन जाएगा 3,95,000, बिकॉज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस इज 36,000। तो 4,31,000 में से 36,000 को माइनस करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 3,95,000। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के फाइंड आउट हो जाने के बाद हम हमेशा ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की इसके अंदर प्लस किया करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की क्वेश्चन में दे रखी है 36,000, वो जब इसमें ऐड होगी तो आंसर कम्स टू 4,31,000। इसको लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से 40,000 जो कि एंडिंग इन्वेंट्री कह सकते हैं आप इसको, या क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की कह सकते हैं, क्वेश्चन में दी हुई है। 40,000 को इसमें से माइनस किया जाएगा और आंसर बनेगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल 3,91,000। अब 3,91,000 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाने के बाद हम ओवर अंडर अप्लाइड एफओएच की एडजस्टमेंट करेंगे। अब इसके लिए हमें सपोर्टिंग वर्क में जाना होगा, सो वी सी ओवर सपोर्टिंग वर्क। और आइए देखते हैं कि सपोर्टिंग वर्क में हम क्या काम करेंगे। सपोर्टिंग वर्क के अंदर हम एक्चुअल एफओएच के अकाउंट्स को पहले हम लिख लेंगे, उनकी अमाउंट्स को लिख लेंगे, एक्चुअल एफओएच का हम टोटल कर लेंगे,
टोटल करने के बाद एक्चुअल एफओएच को अप्लाइड एफओएच के साथ हम कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल एफओएच ज्यादा है या अप्लाइड एफओएच ज्यादा है। यू पीपल नो, अगर एक्चुअल एफओएच ज्यादा हो, अप्लाइड कम हो, हम उस डिफरेंस को अंडर अप्लाइड एफओएच कहते हैं, और अगर एक्चुअल एफओएच कम हो और अप्लाई ज्यादा किए गए हों तो डिफरेंस को हम ओवर अप्लाइड एफओएच कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो एक्चुअल एफओएच के अकाउंट्स हमें दे रखे हैं उसमें फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज हैं 10,000, सुपरिंटेंडेंस है 4,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है 8,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल है 8,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6,000, फैक्ट्री टैक्सेस 2,000, टूल्स एक्सपेंसेस 1,500, miscellaneous FOH 1,400, insurance 2,000, depreciation of building 1,000, depreciation of equipment 2,000 और provident fund contribution 12,600 और टोटल एक्चुअल एफओएच आ जाएंगे 58,500 और हमने जो अप्लाई कर रखे हैं वो 57,000 और इनका जो डिफरेंस बनता है वो 1,500। हमने अप्लाई कम किए हैं, एक्चुअल ज्यादा है, तो हम इसको अंडर अप्लाइड बोलेंगे 1,500 को और इस 1,500 को हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर एडजस्ट करेंगे। चलते हैं वापस उसी स्लाइड पे आ गए हम जहां पे हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल को फाइंड आउट किया था 3,91,000 और ये 1,500 अंडर अप्लाइड एफओएच इसके अंदर ऐड कर दिया गया और ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल बन गई 3,92,500। नो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि जो प्रोविडेंट फंड था वो 14,000 था, लेकिन हमने जब एक्चुअल एफओएच की फहरिस्त बनाई है तो एक्चुअल एफओएच की फहरिस्त के अंदर हमने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 12,600 लिखी है। मैं अगेन रिपीट करने लगा हूं, तवज्जो से सुन लीजिए। आपके क्वेश्चन के अंदर 14,000 एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 12,600 लिखी है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज सिंपल कि यहां पे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है जो कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के लिए कंट्रीब्यूशन है, जो कि फैक्ट्री एम्प्लॉयज के लिए कंट्रीब्यूशन है और वो 90% है। क्वेश्चन के अंदर डिटेल मौजूद है, वो 90% है। सो हम इस 14,000 का अगर 90% देखें, 90% नॉट 19 रादर 90, 14,000 का अगर हम 90% देखें तो ये 90% 12,600 बनता है, 12,600। दिस इज द रीजन कि हमने प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 12,600 रिपोर्ट की है। अब इस 12,600 के साथ हमारे टोटल एक्चुअल एफओएच 58,500 बने, अप्लाई किए गए 57,000 थे, डिफरेंस 1,500 आया। इस 1,500 को हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल में एडजस्ट किया, अंडर अप्लाइड थे इसीलिए प्लस किए गए, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल 3,92,500 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की थी, अदरवाइज ये क्वेश्चन नंबर 3 से किसी तौर पे भी मुख्तलिफ क्वेश्चन नहीं था। वही रिक्वायरमेंट थी कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, अप्लाइड एफओएच के साथ पहले अटेम्प्ट करना है, फिर एक्चुअल एफओएच के कंपैरिजन के साथ वेरिएंस ऑफ एफओएच की टोटल एडजस्टमेंट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर की गई है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इफ यू फील एंड फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई ईमेल एड्रेस। विश यू ऑल द बेस्ट, hope to see you in my next lecture. Thank you very much.